Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाई टॉपिक में अगर कोई No, दिक्कत आई ma'am. है. Okay. No, ma'am. No, ma'am. तो फिर है आज. No, ma'am. No problem. Okay, government's approach. The interim government mute yourself, Rashi Joshi. Okay, then we have the interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sizes. जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अब जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो डिमांड कर रही थी कि हम हमारा नेशन खुद से बनाएंगे, और सबके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी उस समय में जितने भी लीडर्स थे कि भाई इस तरह तो इंडिया की जो एक नेशन बनाने का उनका सपना था या एक यूनिटी से साथ में लेके जो चलने वाली चीज थी वो अब कहीं ना कहीं उनको दिख रहा था कि बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है उसमें, और इस तरीके से तो इंडिया के और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग साइज के. एक डिवीजन तो हो ही चुका था पाकिस्तान और इंडिया का. अब अगर ये बाकी सारी प्रिंसली स्टेट जो है वो भी अपनी अपने हिसाब से चलाएंगे चीजें तो इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे. तो यहाँ पे एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई थी. इंटरम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार बनाई जाती है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को उस समय में जितने भी एकदम जब तक कोई सरकार पूरी तरह से चुनी नहीं गई है या कोई एकदम इमरजेंसी में जैसे कोई सरकार बनाई जाती है एक शॉर्ट पीरियड स्पेन के लिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हम इंटरम गवर्नमेंट. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view the states should be free to adopt any course they like. अब देखो कि यहाँ पर पहले ही पार्टीशन हो गया है, पाकिस्तान बन गया है, उसके बावजूद भी जो है मुस्लिम लीग जो है अपनी अपनी वो रख रही है, वो पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ है कि भाई तुम्हें कोई हक नहीं होना चाहिए. अगर स्टेट्स फ्री रहना चाहती हैं, अपने हिसाब से अलग इंडिपेंडेंट वो रखना चाहती हैं, तो उनको रहने दो. इनका खुद का एक पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन इनको फिर भी जो है दूसरों के कामों में कितना ज्यादा इंटरफेयर करना था. अपनी ओपिनियन जो है ये तब भी दे रहे थे नेशनल कांग्रेस के खिलाफ. ठीक है. सरदार पटेल was India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following independence. अब सरदार पटेल जो है वो क्या थे उस समय के? इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे, जो एकदम उसके बाद में जो सरकार बनाई गई थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में उस क्रूशियल पीरियड के लिए, उसमें इनकी ये पोजीशन डेजिग्नेशन थे. He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. अब जैसे मैंने आपको कल भी इस पैराग्राफ के बारे में बताया था कि सरदार पटेल जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जाकर के जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के उनसे जाकर के बातचीत करी, डिप्लोमेटिक तरीके से करी, एकदम ऐसे नहीं कि क्लियरली कि हाँ ठीक है आप अगर आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लोगे तो हम ये सब चीजें ले आएंगे ये सब कर देंगे. ऐसे नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से करी कि अपने भी पॉइंट्स रखे और उनके भी कुछ पॉइंट्स माने और अपनी भी कुछ शर्तें जो है उनसे रखी और उनको उस पर अग्री करवाया. तो इसके साथ में ही जब इन लोगों ने जब सरदार पटेल ने कन्विंस कर लिया उनको कि ठीक है आप आइए और आकर के वो कर लीजिए इंडियन यूनियन ज्वाइन, तो काफी सारी जो स्टेट्स थी वो अग्री कर गई थी इस चीज के लिए. आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस किस तरह की बात करी थी, क्या क्या पॉइंट्स रखे थे. इट विल लुक इजी नाउ, अभी ये सब चीजें सुनने में बहुत इजी लग रही हैं, बट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क व्हिच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन. ये अभी सुनने में तो इजी लग रहा है, लेकिन उस समय में देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था जिसमें बहुत ही हुनरमंद तरीके से आपको परसुएशन करना आना चाहिए, यानी कि अपनी बात से दूसरों को अग्री करवाना आना चाहिए. ठीक है. तो उस समय में वो ही व्यक्ति थे इकलौते जो इस चीज को अंजाम दे पाए थे. फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा. आज एग्जांपल के तौर पे देखी जाए तो ओडिशा के अंदर 26 स्मॉल स्टेट्स हैं. सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स. सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का उसमें उसमें 14 बिग स्टेट्स हैं, 119 स्मॉल स्टेट्स हैं, न्यूमरियस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस और कई सारे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशंस हैं. अब मान लो अगर ये सब अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं तो कितने टुकड़े हो जाते हैं इंडिया के. टुकड़े छोड़ो, बहुत ही कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें. तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ. इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No problem. एक बार वापस बता दो, आपकी आवाज गई थी. क्या बताऊं वापस? सौराष्ट्र वाली लाइन. यस मैम.
सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, उसका वो बताया है कि प्रेजेंट डे में उसमें 14 बड़ी स्टेट्स हैं, 119 स्मॉल स्टेट्स और कई सारी छोटी छोटी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन हैं, यानी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और उस हिसाब से है। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है कि अगर उस जमाने में टुकड़े हो जाते तो कितने छोटे छोटे कंट्रीज के नाम पे कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, तो वो चीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। सिंपली वही बताया गया है, क्योंकि उस समय में जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उस समय में, आजादी के जस्ट बाद में हमारे पास में। तो वो सब डिमांड कर रहे थे अपने हिसाब से वो करने का, रूल करने का। और ऐसा क्यों कर रहे थे? वो इसलिए था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे आजादी के बाद में, वो आजाद करने के बाद में इंडिया को, तब उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान का तो खैर अपना हो ही गया था, उसके साथ में जो जितने भी राजा वाली स्टेट्स थी उनको ये बोल दिया था कि आपकी इच्छा है तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, आपकी इच्छा है तो इंडिया ज्वाइन करो, और अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह भी देख सकते हो। तो इसीलिए ये चीज जो है उठ रही है यहाँ पे। समझ में आया? यस मैम। ओके। अब गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन, तीन कंसिडरेशन थे। फर्स्टली, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। पहली चीज ये थी कि कई सारी प्रिंसिपल स्टेट जो थी वो क्लियरली हिस्सा बनना चाहती थी इंडियन यूनियन का। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। और सरकार जो है अग्री कर गई थी कि कुछ चीजों को वो अपने हिसाब से ऑटोनॉमी देनी चाहिए, यानी कि अपने हिसाब से रूल करो अपने कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को, वो अग्री कर गए थे। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. अब इसके पीछे उनका आइडिया ये था कि ठीक है, कुछ चीजों के लिए वो दे सकते थे, फ्लेक्सिबल अप्रोच रख सकते थे, जिससे वो उनकी जो डिमांड्स है उन रीजन्स की उनको पूरा कर सकें, ठीक है, और उनको प्लूरैलिटी जो है वो प्रॉपर्ली दे पाए, अकोमोडेट कर पाए, पूरी तरीके से दे पाए, यानी कि हाँ, आप इंडियन यूनियन का हिस्सा भी रहेंगे लेकिन कुछ कुछ चीजों में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब वो क्या चीज थी वो आगे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो थर्ड अप्रोच ये थी, the third consideration ये था, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and the consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. तीसरी चीज ये थी पार्टीशन की कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर पहले ही डिमार्केशन हो गया था टेरिटरी का, यानी कि बांट दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था कि कौन सी जगह कौन सी कहाँ तक होगी। अब जब ये इंटीग्रेशन कर रहे थे, यानी कि सारी स्टेट्स को लेकर के साथ में आ रहे थे, तो उनकी वापस से बाउंड्रीज जो थी इनको सेट करनी थी, एक नेशन के तौर पे करनी थी पहले तो, कि भाई देखो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो अलग अलग नहीं है, ये सब एक इंडिया के अंदर आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इनकी नेशनल बाउंड्री होगी। वो सारी चीजें जो है सब, उस चीज को सबसे इम्पोर्टेंट चीज रखा गया था, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला, प्रिंसली स्टेट जो थी उनको काफी सारे जो लोग थे वहाँ के प्रिंसली स्टेट के, वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो राजा लोग थे ना, जिनके भी अलग अलग राज्य थे, जो ये आवाज डिमांड कट कर गई रहे थे। आपकी। बेटा इसका मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है कि वॉइस कट रही है, तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इस चीज को समझें कि आप या तो वीडियोस जो है वो आप दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरी वॉइस जो है प्रॉपरली स्मूथली और फ्लुएंटली चल रही है, उसमें नहीं रुकी हुई है। अभी मैं अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगी वो आपके लिए काफी सही रहेगा, लेकिन हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हमारा पूरा भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आगे जाके हमारी कब चीजें जो है नॉर्मल हो पाएंगी। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप काम करें। ओके, तो यहाँ पे हमारी ओके मैम। तीन चीजें थी। पहला ये था कि काफी सारे जो प्रिंसिपल स्टेट्स के लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहती थी। क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि वो अपने राजा से के उससे क्यों जाकर के, मतलब वहाँ पे कोई उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई उनको हक नहीं है किसी भी चीज के, बस राजा ने जैसा बोल दिया वैसा करना। और दूसरी तरफ अगर वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे तो राजा और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो लोग सब इक्वली ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, उनको प्रॉपर हक मिलेंगे, तो वो चीज उस चीज को प्रेफर करेंगे ना वो। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दी जाएगी कुछ रीजन्स को, एज एन कि उनको कुछ आजादी दी जाएगी कि हाँ ठीक है आप इंडियन यूनियन का हिस्सा, लेकिन कुछ चीजों में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तीसरा ये था
पार्टीशन के बाद में जो उनका नेशन जो था उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी गई थी कि उसकी बाउंड्री जो है वो उनको डिमार्केट करनी थी, दोबारा से सेट करनी थी। तो 3 कंसिडरेशन थी गवर्नमेंट की अप्रोच में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No. No, ma'am, no problem. ओके, ठीक है। Before 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of the India into the Indian Union. अब 15th August 1947 के से पहले ही काफी शांतिपूर्वक तरीके से इनके बीच में समझौता जो है वो हो गया था। काफी सारी स्टेट जो है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट जो है वो मान गई थी कि ठीक है, हम इस पूरी तरीके से नई जो बाउंड्री सेट हो रही है इंडिया की, इंडियन यूनियन की, उसके अंदर आने के लिए रेडी है। The rulers of the most of the states signed a document called the Instrument of Accession. इस चीज को, इस लाइन को मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है कि सारी ही स्टेट के जो रूलर्स थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, जिसको, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, जिसके अंदर बताया गया था विच मेंट दैट देयर स्टेट अग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये बोला गया था कि ठीक है, वो अग्री कर रहे हैं कि वो यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसका हिस्सा बनेंगे। Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. अब ये जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के जो स्टेट्स थे, इन लोगों का सेशन यानी इनको इंक्लूड करना उस चीज के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट रहा था बाकियों के कंपैरेटिवली। द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिसाइट कंफर्म्ड पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया। अब आपको तो पता है कि कश्मीर जो है उसका क्या रहा है, उसके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर और पढ़ोगे कि वहां के राजा ने किस तरीके से, कौन सी कंडीशंस ऐसी आ गई थी जिसके बाद में इन्होंने अग्री करा था कि ठीक है, हम जो है अग्री कर रहे हैं कि हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इशू है वो है जूनागढ़ का, जो वहाँ के लोगों से कंफर्म किया गया था, पूरी प्लेबिसाइट कंफर्म, यानी कि वहाँ के जनता से जाकर के प्रॉपरली लोकमत, एक तरीके से वहां के लोगों का एक वोट सॉर्ट ऑफ लिया गया था कि हाँ, उनकी इच्छा है कि वो इंडिया को ज्वाइन करें। ठीक है, यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर आप कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। हियर लेट अस लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। अब यहाँ पे हम हैदराबाद, मणिपुर के केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अग्री करा, क्या कंडीशंस थी। तो यहाँ पे बेसिकली 4 जगहों के नाम दिए गए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इनको याद रखिएगा क्योंकि कई बार एक्सटर्नल जो है आपसे आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स जो है, किन्हीं 4 स्टेट्स के नाम या किन्हीं स्टेट्स के नाम बताइए जो जिनके सेशन होने में बहुत डिफिकल्टी आई थी, तो आपको ये नाम बोलने हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है प्लेबिसाइट, इसको भी याद रखिएगा। ये आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर जो है, सॉरी, आंसर्स के अंदर जो है वो आपको इंक्लूड करना है। जब भी बात आए जूनागढ़ की तो आपको ये टर्म जो है ये यूज करनी है, क्योंकि इससे आपका आंसर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। अब है हैदराबाद का केस कि हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने किन कंडीशंस के अंदर अग्री करा। यहाँ पे उनकी फोटो दी हुई है। ये निजाम जो है हैदराबाद के, ये व्यक्ति मना कर रहे थे कि हमने जो है नहीं करना है इंडियन यूनियन के अंदर, और हम अग्री नहीं कर रहे हैं, और हम हमारे जो जगह है उसको अलग कंट्री की तरह देखेंगे। ये ठीक है, और ये हैं सरदार पटेल जिन्होंने अग्री करवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। Hyderabad, the largest of the princely state, was surrounded entirely by Indian territory. Some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. अब हैदराबाद जो है वो प्रिंसली स्टेट के अंदर काफी बड़ा था, ये सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट के अंदर देखा जाता था, और ये पूरी तरीके से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। जो लोग अग्री कर गए थे उसके अंदर, मतलब उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ था। Some parts of the old Hyderabad are state today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. आज के प्रेजेंट डे में इस पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से जो हैं वो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है, कर्नाटका का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है। इट्स रूलर कैरी द टाइटल निजाम। अब यहाँ का जो राजा था, जो रूल कर रहा था, वो अपने आप को उसने क्या टाइटल दे रखा था, वहाँ के जो भी रूलर हुआ करते थे उनको टाइटल दिया जाता था निजाम का। He was one of the world's richest men, और ये जो है उस समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमियों की कैटेगरी में आता था। The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. अब निजाम जो था वो चाहता था कि इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले हैदराबाद को। He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. अब ये एंटर हुए एक
अग्रीमेंट में, जिस अग्रीमेंट का नाम था स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट इंडिया का, ठीक है, जो नवंबर 1947 में इसमें ये एंटर हुए। और कब हुए? 1 साल तक इनसे नेगोशिएशन चला है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके बाद जो है ये चीज हुई थी, मतलब उस समय ये चल रही थी चीज। In the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rules gathered force. अब क्या था, ये निजाम तो नहीं चाहता था कि भाई मेरी हैदराबाद जो है उसको आप इंडियन यूनियन के अंदर इंक्लूड करो, मैं तो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे ही हैदराबाद को देखूंगा। लेकिन जो इसके अंडर में प्रजा थी, जो लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, एक फोर्सफुल तरीके से इसके खिलाफ मूवमेंट चला दिया, क्योंकि वो लोग इसके रूल से दुखी थे, ठीक है, वो लोग खुश नहीं थे। तो उन लोगों ने, जो अधिकतर राजा लोग थे, उनका वैसे ही आपको पता है कि किस तरह से व्यवहार रहा करता था उस समय में। और मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि अ, जब इनको हक मिल रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बात है उस चीज को प्रेफर करेंगे लोग बाग, या गुलामी जो है, या एक तरीके से एक राजा जो अपने तरीके से काम करवा रहा है, डिक्टेटर की तरह आप समझ सकते हैं। ये टर्म आपको यूज नहीं करनी है डिक्टेटर वाली, ऑल्दो। तो इस चीज को देखते हुए वहां के निजाम के खिलाफ लोगों ने शुरू कर दिया। The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. अब तेलंगाना जो है पहले हैदराबाद के अंदर ही काउंट था, ठीक है, हैदराबाद काफी बड़ी स्टेट हुआ करती थी, तो उसी में जो तेलंगाना आज का प्रेजेंट रीजन है वो बेसिकली ऐसा एरिया था जहाँ पे इसके सताए हुए लोग थे, यानी कि निजाम के ऑपरेसिव रूल, यानी बहुत ज्यादा क्रूअल रूल जो था उसके खिलाफ जितने भी वहां पे पीड़ित लोग थे, उन लोगों ने इसके खिलाफ एक आवाज उठा दी थी। Women who had seen the worst of this oppression joined the movement in the large numbers. और सबसे ज्यादा औरतें जो थी वहां की, उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत झेला था, यानी जो ये रूल, क्रूअल रूल जो कर रहा था उस चीज को, उस चीज को झेलते हुए जितने भी पीड़ित औरतें थी, उन लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में। हैदराबाद ओन वॉज द सॉरी हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। और हैदराबाद जो है वो क्या हो गया, इस मूवमेंट का टाउन सेंटर हो गया, नर्व सेंटर यानी मेन इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। अब जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और हैदराबाद के जो भी कांग्रेस के लोग थे, वो सब इस मूवमेंट में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रज़ाकार्स ऑन द पीपल। अब देखो इस निजाम ने इस चीज को कैसे डील करने के लिए क्या हरकत करी, कि इसके खिलाफ जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने के लिए इसने अपने तरीके से चीजें करवाना शुरू कर दिया। इसने क्या करा, अपने जो पैरामिलिट्री के लोग थे, इसकी अब हर राजा की अपनी सेना होती थी, इसके पास में जो सेना थी पैरामिलिट्री वाले, जिसको बोला जाता था, जिनको जाना जाता था रज़ाकार्स के नाम से, ठीक है, वो अपने ही लोगों पर इसने छुड़वा दी उनको कि भाई अब अपने हिसाब से काम कर लो, तुम अपने हिसाब से डील कर लो इस चीज को। The atrocities and the communal nature of the Razakars knew no bounds. अब जो रजाकार्स थे यानी पैरामिलिट्री फोर्स जो थी, वो बिल्कुल इनह्यूमन एक्टिविटीज को बिलोंग करती थी, यानी कि वो इनह्यूमैनिटी से उनको बस डील करना आता था। उनका नेचर जो था वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था, और उनको इसने पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया था कि तुम्हें जैसे डील करना है, मारना है, काटना है, जो तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है करो, बस ये बंद करवाओ इनका मूवमेंट, उस तरीके से उसने छोड़ दिया था। तो ये लाइन जो है कि पैरामिलिट्री फोर्स और उनको रज़ाकार्स की तरह जाना जाता था, वो चीज आपको मार्क कर लेनी है, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. तो निजाम जो था हैदराबाद का वो काफी ज्यादा अपने हिसाब से गलत तरीके से चीजों को डील कर रहा था, और वो बस अपना किसी भी तरीके से राज्य जो है वो नहीं छोड़ना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि बिल्कुल उसको उससे छीना जाए उसका राज, ठीक है। दे मर्डर्ड, maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. अब ये देखो ध्यान से कि रज़ाकार्स जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो मर्डर कर रहे थे, अपंग, नेम्ड एज इन अपंग यानी उनको लोगों को इंजर कर रहे थे, वेमेन का वो रेप कर रहे थे, लूट रहे थे, और पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ कर रहे थे जो नॉन मुस्लिम्स हो, ठीक है। हैदराबाद जो है उसमें मुस्लिम्स जो थे उस समय में ज्यादा रहते थे, तो ये बेसिकली उन लोगों के साथ में किया जा रहा था जो नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है।
The central government had to order the army to tackle the situation. अब जो उस समय में सेंट्रल गवर्नमेंट थी पूरे इंडिया की, उन्होंने ऑर्डर दिया आर्मी को कि भाई इस सिचुएशन को संभालो। इंडिया के अंदर ही एक जगह है हैदराबाद जहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो फिर जो बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इस समय की, वो आपको समझ में आएगी किस तरीके से उन्होंने टैकल करी थी। ये देखिए यहाँ पे हैदराबाद का एरिया है, ठीक है, आप मैप देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से इंडिया की टेरिटरी से सराउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे इस मैप को कंसिडर मत करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि एरिया जो है हैदराबाद का वो कहाँ पे था। तो फिर किस तरीके से जब देश के अंदर ही इस तरह की एट्रोसिटीज चल रही हो तो उसको ऑब्वियसली बात है कोई तो टैकल करेगा ही। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसने ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को कि इस चीज को संभालिए, टैकल करिए सिचुएशन को। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेस। 1948 के अंदर सितंबर के महीने में इंडियन आर्मी जो है उस एरिया में घुसी और निजाम की फोर्सेस को टैकल करना शुरू करा, कंट्रोल करना शुरू करा। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निजाम सरेंडर। कुछ दिन तक लगातार चलने वाली फाइटिंग के बाद निजाम ने सरेंडर करा। दिस लेड टू द हैदराबाद एसेशन टू इंडिया। इस तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडिया के अंदर इंक्लूड हुआ। समझ में आया? यस मैम। ओके, ये चीज जो है आपको प्रॉपरली याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपली एक पर्टिकुलर हैदराबाद के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके जो ये बॉक्स पे रखा है उस पर, ये लीडर थे इनका, सॉरी 1875 में इनका जन्म हुआ है, 1950 में इनकी डेथ हुई है। लीडर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर रहे हैं उसके, फ्रीडम मूवमेंट के, ठीक है। और फ्रीडम मूवमेंट के भी लीडर हैं, कांग्रेस लीडर हैं, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टेट्स को साथ में लेके आने के लिए। Member of important committees of the Constituent Assembly on Fundamental Rights, Minority, Provincial and Constitution, etc. और ये मेंबर रहे काफी सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज जो रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हो, माइनॉरिटीज को लेकर हो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के रहे, उन सबके भी ये लीडर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट यू हैव टू राइट द designations of Sardar Vallabhbhai Patel, then you have to mention such things. Okay? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे और इसके आगे का जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जब तक आप पूरे चैप्टर को पढ़िए, और इन केस अगर आपके आवाज की दिक्कत आई है तो आप प्लीज पुराने जो वीडियोस हैं उनको पढ़िए, उनको कंसिडर करिए। देखिए वी हैव स्टिल दैट फैसिलिटी जिसमें हम पुरानी क्लास को रिपीट सुन सकते हैं। तो उसके बाद में भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को मार्क कर लीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर अनदर क्लास। थैंक यू मैम।